मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? सब ठीक है? चलो, आपने एक संविधान स्टार्ट किया था और उसका जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो मौलिक अधिकार हैं। पहले अपने प्रस्तावना कर चुके हैं, आप पीछे के प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो प्रस्तावना वाला देख सकते हैं। अब अपने शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं भारत के संविधान को। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक अपने लेके आए हैं मौलिक अधिकार लेके आए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है किसी देश के लिए, किसी देश में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, आदमी के लिए किस तरह से इसको संविधान द्वारा इसको दिए जाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। तो इसकी आज थोड़ा बेसिक देखेंगे अपने, और बेसिक देखने के बाद में इसके अनुच्छेदों की तरफ अपने बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपने मौलिक अधिकार शुरू करते हैं। तो इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका अगर अपने अध्ययन करें तो उसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। देखिए, बहुत बढ़िया बात है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। और मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि बिना कानून के कोई व्यक्ति सही तरीके से नहीं रह सकता। और अरस्तु ने कहा भी था कि बिना कानून के व्यक्ति या तो देवता या पशु है। तो उसी प्रकार क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा, भारत में संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है कि व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है, उसका आध्यात्मिक विकास होता है। ये किसी मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मौलिक अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति इसके अंदर काम करता है ताकि उसका सही नियमों से वो काम अपना कर सके। ठीक है, और अपने इसके अंदर देखें तो इसमें क्या लिखा है, मूल अधिकार मौलिक या मूलभूत इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का समग्र विकास संभव नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति विकास तभी हो सकता है कि तब उसको अधिकार दिए, उसको पता हो कि मेरे क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों को दायरे में रहते हुए वो काम करेगा तो उसका संपूर्ण विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर, ठीक है, अपने ये भाग हैं। जो भाग हर जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो किसी न किसी भाग में तो दिए होंगे। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंदर दिए हुए हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जिसके भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक शब्द आया है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के जो अधिकार है, व्यक्ति को वहाँ के जो अधिकार है वह अधिकार वहाँ के मैग्ना कार्टा में दिए हुए हैं। 1215 के अंदर ये मैग्ना कार्टा आया था। तो उसी तर्ज के ऊपर भारत के जो संविधान का जो भाग 3 है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्योंकि ब्रिटेन के जो व्यक्तियों के अधिकार है वो मैग्ना कार्टा में दिए हुए हैं और इसी को देखते हुए अपने अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं। और भाग 3 को क्या बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र है। अब देखो, राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है, ये शब्द क्यों आया? क्योंकि राजनीति, अब कोई देश लोकतंत्र है नहीं है ये कैसे पता लगेगा आपको? ये वैसे ही पता लगेगा क्योंकि जिसमें वहाँ पे व्यक्ति को स्वतंत्रता कितनी है, व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ में भाग लेने की स्वतंत्रताएं कितनी उसमें मिलती है। तो भारत में इसका उद्देश्य क्या, मौलिक अधिकारों का? राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब राजनीति के अंदर उसको कितना अधिकार है, वो कितना भाग ले सकता है, कोई काम करने में वो कितनी उसके में प्रतिबंध लगाए हैं कि क्या क्या वो काम कर सकता है, वो सारे उद्देश्य इसके अंदर दिए हुए हैं जो कि अपने आगे अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। उस एक एक अनुच्छेद में एक बात दी हुई है कि व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, किस अधिकार में उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब है ये देखो, ये अधिकार क्या, ये नकारात्मक अधिकार है। ये क्या अधिकार है? नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, जब व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी जाएगी ना तब राज्य की शक्ति क्या हो जाएगी, कम मानी जाएगी। तब क्या मानी जाएगी, राज्य शक्ति कम करते हैं, क्योंकि राज्य शक्ति हुई कम करते हैं अधिकार। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति को आप वहाँ पे स्वतंत्रताएं दे रहे हो, व्यक्ति के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। राज्य इसके व्यक्ति कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये नकारात्मक इसको कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है और अर्थात इनका हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे आता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं है।
ठीक है। तो नीति निर्देशत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, उसके खिलाफ अपने न्यायालय में नहीं जा सकते। और लेकिन मौलिक अधिकार है, अगर आपके अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है या कोई सरकार हनन करती है या किसी प्रकार से हनन होता है, तो आप भारत की सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी आप सीधी अपील कर सकते हो। तो ये क्या है, एक वाद योग्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है कंपटीशन के लिए, बहुत बढ़िया, यहाँ से प्रश्न निकल सकता है आपके लिए। नेहरू रिपोर्ट, अब देखो इसका विकास, इसकी डिमांड क्यों पैदा हुई। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर। उस रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सबसे पहले इसमें इसकी मांग उठाई। इन्होंने बोला कि मौलिक अधिकारों के बिना भारत में विकास संभव नहीं है। भारत की स्थिति उस वक्त किस तरह थी, इसलिए अधिकार व्यक्तियों को जरूरी थे। और इन्होंने सबसे पहले जो मांग की वो क्या की, मोतीलाल नेहरू ने की थी 1928 के अंदर, नेहरू रिपोर्ट के अंदर की थी। एक ये कंपटीशन के दायरे में देखें तो ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनता है आपके लिए कि सबसे पहले इसकी जो डिमांड है मौलिक अधिकारों की वो किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में की थी। ठीक है। उसके बाद में अपन देखें तो संविधान सभा में इसकी जो इसमें क्या क्या काम किए गए, संविधान सभा के अंदर इसकी अलग से एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के आधार पर इसका क्या बनाया गया था, इसको मौलिक अधिकार अपने को प्रदान किए गए थे। उस कमेटी में उप समिति थी, उस समिति में जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका अध्यक्ष था JB कृपलानी। जिसका अध्यक्ष कौन था, JB कृपलानी। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, यहाँ पे बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं और एक कॉमन प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। ये अपने थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास को आधार पर देखते हुए तो बहुत कॉमन प्रश्न है। हर एग्जाम में आपको छोटे से छोटे लेकर बड़ी एग्जाम तक आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे कि संविधान सभा में उप समिति थी मौलिक अधिकारों की, उसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की, तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर इसकी डिमांड हुई थी। ठीक है, ये स्टेप थे इनके धीरे धीरे चले। तो अब मौलिक अधिकार एक क्या, सापेक्ष अधिकार है। देखो, एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सापेक्ष अधिकारों में क्या है, एक अधिकार सापेक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि जितनी अपने को स्वतंत्रताएं दी जाती हैं तो उनमें कुछ थोड़ा बहुत प्रतिबंध भी लगाया जाता है। अगर बिना प्रतिबंध अगर सारा काम किया जाएगा तो एक व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, बहुत ही अपने नियमों का उल्लंघन करेगा कि उसको किसी दंड की कोई डर नहीं होगा किसी भी कि हमारे को दंड कौन देने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़े बहुत प्रतिबंध भी लगाने आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों पर भारतीय नागरिकों पर क्या बनाया गया, थोड़े बहुत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, इन प्रतिबंधों को अपने क्या कहेंगे, तो भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं जो अपने को दिए गए हैं वो क्या नकारात्मक है। दूसरा एक सापेक्ष अधिकार है। एक फैक्ट का प्रश्न सीधा बन के आ जाएगा, मतलब एक कथन कानून में प्रश्न में आता है कि भारत का जो ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, ये सत्य असत्य में आपसे पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकार है वो सापेक्ष अधिकार है कि निरपेक्ष अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, तो अपने क्या है, सापेक्ष अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। देखिए बहुत बढ़िया लाइन है यहाँ पे कि मैंने अभी बात कहा कथन और कारण में ये प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी भारत में जब इंटर करते हैं, वहाँ पे आते हैं, रहते हैं कुछ लोग, तो उनको भी प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ जो निवास करते हैं उनको भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन इनमें एक यहाँ एक बहुत ही माइनर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने ये आएगा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये जो 5 अधिकार हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस इनका ध्यान में रखोगे, ये जब अंदर पढ़ेंगे अपने तब आपको इसकी डिटेल अपने बता देंगे। लेकिन अब फिलहाल आपको इतना ही देखना है कि मौलिक अधिकार, सीधा प्रश्न है तो मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत और विदेशियों के लिए, केवल भारत के लिए, केवल विदेशियों के लिए। तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा आपके सामने कि मौलिक अधिकार जो भारत और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 15, 16, 19, 29 और 23 वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो देखो एक अवधारणाएं और आती है। ठीक है, एक तो होते हैं मानव अधिकार, एक आपके सामने आएगा मानव अधिकार आएगा, दूसरा आएगा आपके सामने मौलिक अधिकार। मानव अधिकार किसे कहते हैं, यह किसी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते, किसी भी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते। यह क्या एक व्यापक अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है। कैसे कि जैसे आज
मेरे अधिकार मेरे भारत के अंदर मेरे को प्राप्त है। मैं अगर आज इंग्लैंड जाता हूँ या अमेरिका जाता हूँ तो मेरे अधिकार वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप मानव अधिकारों की बात करते हैं अपने, तो मैं पूरे विश्व में कहीं भ्रमण करूँगा तो मेरे अधिकार वो रहेंगे, कोई इसमें कमी या मतलब लाभ इसमें नहीं होगा, लेकिन जो अधिकार मेरे रहेंगे वो संपूर्ण विश्व में रहेंगे। ये एक बड़ी अवधारणा एक है, कॉन्सेप्ट बेस का एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। उसके बाद में अपने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है कि देश की सीमाओं में बंधे होते हैं हमेशा, ये कोई देश प्रदान करता है। जैसे भारत के मौलिक अधिकार है, जो भारत के जो मौलिक अधिकार है वो भारत के 6 मौलिक अधिकार है। जो संविधान जब मूल बना था तब 7 थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार उनको एक काट दिया गया। तो ये जो अब 6 वर्तमान में अधिकार है, ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे ही आप भारत छोड़ोगे, अमेरिका जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, तो वहाँ पे ये काम करेंगे नहीं करेंगे। वहाँ का ये 7 अधिकार 6 अधिकार है वो काम नहीं करेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये संकीर्ण अवधारणा, छोटी अधिकार, एक देश की सीमाओं के अंदर रहकर आप ये 6 जो मौलिक अधिकार है उनका आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे देश के अंदर आप इसको, पूरे विश्व के अंदर आप इसको सहन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मानव अधिकार जो है, ये जो दोनों क्वेश्चन आते हैं सामने आपके, मौलिक अधिकार संबंधित है वो किसी देश से संबंधित है, और मानव अधिकार वो पूरे विश्व के अंदर संबंधित माने जाते हैं, पूरे विश्व में इसका संपर्क होता है, ठीक है। उसके बाद में जब अपने देखें तो अब देखिए, अब अपने क्या करने जा रहे हैं, ये जो आप थोड़ा बेसिक इसका थोड़ा बहुत देख लिया, यहाँ से कई प्रश्न थे बेसिक के अंदर, वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं। पीछे वीडियो आराम से देख के पूरे एक एक प्रश्न को आपने ढंग से, क्योंकि छोटी छोटी बातें थी उसके अंदर, और ऐसी छोटी छोटी बातें अपने अनुच्छेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या बेसिक में से प्रश्न आ जाता है। और कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा बहुत उसका बेसिक जरूर देखना चाहिए, भी ये चीज़ क्यों आवश्यक है किसी के लिए, क्यों लगाई गई ये चीज़, ये ठीक है। तो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद अपने पढ़ेंगे कौन कौन से, अनुच्छेद अपने पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक अपने अनुच्छेद पढ़ेंगे। ये जो भाग 3 के अंदर ये 12 से 35 अनुच्छेद, ये मौलिक अधिकारों का इनमें वर्णन किया गया है। ये पूरे मौलिक अधिकार अपने पढ़ेंगे। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 और 13 एक थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे आपको। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बड़े एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ के अंदर ये डिटेल अच्छे पूछ जाते हैं। ये दो अनुच्छेद अपने आज पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12। इसके अंदर दिया क्या है, सबसे बड़ी बात, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आपके सामने राज्य किसे कहोगे आप, राज्य किसे कहोगे, राज्य की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। तो राज्य की परिभाषा में क्या आता है, इसमें कार्यपालिका आती है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भारत सरकार आएगी प्लस संसद, मतलब कार्यपालिका। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें कार्यपालिका, ये आपके सामने आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी। राज्य सरकार और विधानमंडल, ये राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी। स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट अपनी, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। तो इसमें लाइन क्या है, राज्य की परिभाषा। अब राज्य में क्या क्या आते हैं, राज्य में इसमें राज्य सरकार आ गई आपको, ठीक है, भारत सरकार आ गई, केंद्र सरकार आ गई इसके अंदर, और स्थानीय सरकार, तीनों सरकारों को इसमें शामिल कर दिया गया है। तीनों सरकारों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रश्न बहुत बढ़िया। ये नेट जीआरएफ के एग्जाम में देखो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखो, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से निकलता है कि निम्न में से इसमें क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं। निम्न अनुच्छेद 12 के अंदर कौन कौन सी कार्य प्रणालियाँ आती है अनुच्छेद 12 के अंदर, ठीक है। जो मैंने बता दिया आपको, पूरी भारत सरकार आएगी इसके अंदर, संसद आएगी, राज्य सरकारें आएंगी, विधानमंडल आएगा, स्थानीय प्राधिकारी और नगर पालिका, ग्राम पंचायत तक इसमें आएगी। संपूर्ण मतलब तीनों सरकारें अपनी क्या आएगी, अनुच्छेद 12 के अंदर आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो, एक इसमें आते क्या क्या नहीं आते हैं, एक मिनट थोड़ा सा अपने इसमें और देख लेते हैं। इसमें जो आते हैं कौन कौन है, इसमें जो जैसे अपने देखते हैं विश्वविद्यालय इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और जो संगठन जो होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और इसमें देखते आते क्या नहीं है, वो ये नहीं आते कि उसमें BCCI, जैसे अपने एग्जाम्पल BCCI होता है वो नहीं आता, या प्राइवेट कॉलेज है वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। NCERT, कुछ ऐसे स्वायत्त संगठन है वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको अनुच्छेद 12 समझ में आ गया होगा। सीधा सा प्रश्न यहाँ से सिंपल प्रश्न क्या बनेगा कि अनुच्छेद 12 की लैंग्वेज क्या है। अनुच्छेद 12 की लैंग्वेज ये है, इसके अंदर राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न ये आता है राज्य में क्या क्या आएगा, तो राज्य के अंदर इसके अंदर क्या आएगा, तो इसमें तीनों सरकारें आएंगी, राज्य सरकार आएगी, स्थानीय सरकार आएगी और केंद्र सरकार, ये तीनों इसके अंदर आएंगी, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 12 था, और इसको आप थोड़ा डिटेल से और इस बता दिया मैंने आपको, ये चीज़ें आप नोट कर लेना।
उसके बाद में अपने आता है अनुच्छेद 13। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 में है क्या, देखो आप ध्यान से पढ़ना, इसकी लैंग्वेज पढ़ना। ये तो इसमें 3 पार्ट से बंटा हुआ है अनुच्छेद 13, इसको थोड़ा देखना आप। इसमें क्या, कोई ऐसी विधि मतलब कानून नहीं बनेगी जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, अधिकार छीनती हो। अगर ऐसी कोई विधि बन गई है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत ही बढ़िया शब्द है, न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 आपके सामने ये लेके आया है कि आप ऐसी कोई कानून नहीं बनाओगे। संसद के अंदर आपने 12 में देखा संसद भी शामिल है, तो संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिस कानून में क्या होगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, वो उसमें कटौती होती हो। अगर बाय द वे भी अगर ऐसी कोई बन चुकी है विधि, तो उसका जांच होगी, उस जांच में देखा जाएगा कि ये विधि वैलिड है या नहीं है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। एक शब्द आया है यहाँ पे, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत इसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत इसका क्या करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। अब एक प्रश्न यहाँ बहुत बढ़िया सामने आ रहा है आपका कि अगर ये आपसे पूछ ले, सीधा प्रश्न आ जाए कि जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है ना, ये पहली बात तो शब्द है अपने अमेरिका से देखने को मिलता है ये शब्द, ठीक है, लेकिन भारत में किसी भी स्पष्ट रूप से वैसे सीधा अनुच्छेद में नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अपने इसमें आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, प्रश्न आपके सामने आ जाए कि भारत के किन अनुच्छेदों के अंदर या किस अनुच्छेद के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की भावना देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 13 ये अपने को क्या बताता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन बताता है, अनुच्छेद 13। ठीक है, तो ये आपने तरीका मैंने बता दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और हाई कोर्ट जो 226 के तहत ये न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। ठीक है, अब क्या है कि अनुच्छेद, मैंने कहा था आपको ये जो अनुच्छेद 13 है, ये अनुच्छेद 12 और 13 अपनी डिटेल से पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको इसमें से क्या है कंपल्सरी है, प्रश्न लगभग आते ही आते हैं इसके अंदर से। तो अनुच्छेद अपने 13(1) पढ़ेंगे। अपने 13 में क्या पढ़ा, 13 में सिंपल सी बात पढ़ी अपने को, ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो मौलिक अधिकार हनन करती हो। अगर ऐसा कुछ कानून बनता है तो उस कानून में क्या होगी, न्यायिक पुनरावलोकन, उसका न्यायिक समीक्षा उसकी की जाएगी। तो अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, संविधान से पूर्व विधियाँ। देखिए ये थोड़ा सा मौलिक अधिकारों से हटके कॉन्सेप्ट थोड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये मौलिक अधिकारों में ही अनुच्छेद आता है, तो इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको बार बार परेशानी इसमें ना आए। तो संविधान से पूर्व विधियाँ मतलब जो संविधान बना था ना, उससे पहले की जो कानून है उस पे ऊपर 13(1) काम करता है। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी विधि बनाई गई थी, जो भी कानून बनाया गया था 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून बनाया गया था वह इसमें आएगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ सकते हैं, ये एक शब्द आता है इसके लिए, भूतलक्षी है। मतलब क्या, ये भूतलक्षी है, भविष्यलक्षी नहीं है ये, भूतलक्षी मतलब बैक की बात करिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून थे वो 13(1) के अंदर आएंगे। इसमें ये वर्णन किया गया है। इसके अंदर इसको डिफाइन करने के लिए पूरे अनुच्छेद को एक लगा है कि अनाच्छादन का सिद्धांत, इसको ग्रहण सिद्धांत भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 से जो विधियाँ बनाई गई है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो इन विधियों पर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। मतलब वो विधियाँ मान्य नहीं होगी, उसे बोलते हैं अनाच्छादन का सिद्धांत। मतलब जो भी कानून बनाए गए थे इससे पहले 26 जनवरी से 1950 से पहले, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, इस वक्त वर्तमान में कर रही है, तो वो आपके मान्य नहीं रहेंगे। उस पर क्या लग जाएगा, उस पर ग्रहण लग जाएगा। इसे बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत या अनाच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, तो 13(1) आपको समझ में आ गया। संविधान से पूर्व की विधियाँ, ये पूर्व की विधियाँ की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 पढ़ा, उसमें ये बात लिखी हुई थी भी कोई भी ऐसी कानून नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों को हनन करता हो। अनुच्छेद 13(1) में क्या लिया हुआ है, संविधान से पूर्व विधियाँ। तो अनुच्छेद 13(2) इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि संविधान के पश्चात विधियाँ। देखिए भारत का संविधान बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, इसमें हर चीज़ में इसमें जोड़ी गई है कि ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आने में दिक्कत हो, किसी प्रकार की किसी जनता के सामने या लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो। हर चीज़ों का उस संविधान बनाने वाले उन्होंने, जो विद्वान थे, उन्होंने हर चीज़ का, हर समय का ध्यान में रखा है। तो कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बताया गया है कि संविधान से पहले की विधियाँ और संविधान के पश्चात विधियाँ।
जो संविधान के पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चात का मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो भी विधि या कानून बनता है वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकारों का उसमें हनन होता है तो वो विधि क्या रहेगी, मान्य नहीं होगी। इसमें एक सिद्धांत लगता है पृथक्करण का सिद्धांत, एक इसमें सिद्धांत आता है, वो क्या आता है, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण सिद्धांत का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि देखो आज मान लो कि बहुत ही समय बहुत ही कम है सदन के पास में, वो जब बहस करते हैं, बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं किसी बिल के ऊपर, तो वो चर्चाएं होने के बाद वो कानून का रूप लेता है। कानून का रूप लेने के बाद में मान लो किसी कोई भी कानून बनाया है तो उसके अंदर क्या है कि इसमें 10 बिंदु है उस संविधान के अंदर, तो अपने क्या बात करेंगे, अपने बात करेंगे कि वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या किसी भी प्रकार किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें 10 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये 10 उसमें पॉइंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो जब ये अपने उस पूरे संविधान को अपने डिलीट मतलब पूरे कानून को अपने डिलीट करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि उस संविधान के अंदर उस जो कानून के अंदर 10 पॉइंट बनाए गए हैं तो उस 10 पॉइंट के अंदर मान लो कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पाँचवां सही है, छठा गलत है, सातवां सही है, आठवां गलत है, नौवां सही है, 10वां सही है। तो इस पूरे 10 जो बिंदु थे उस कानून के, उस 10 बिंदुओं में 3 बातें गलत आ रही हैं, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उन तीनों बातों को हटा देगी, बाकी वैसी की वैसी रहेगी। इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब उसको उन 3 बिंदुओं को पृथक कर दिया है, उन 3 बिंदुओं क्या कर दिया, पृथक कर दिया, इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। तो आपने 13 पढ़ा, अनुच्छेद 13 1 पढ़ लिया, 13 2 पढ़ लिया। अनुच्छेद 13 में आपने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 13 में ऐसी कोई विधि है नहीं बनेगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, अगर बनेगी तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। 13 1 में संविधान से पूर्व विधियां, 13 2 में संविधान के पश्चात विधियां। पूर्व विधियों के लिए सिद्धांत आता है अनाच्छादन का सिद्धांत, और संविधान के पश्चात विधियों में एक सिद्धांत आता है पृथक्करण सिद्धांत, जो आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने सामने अनुच्छेद 13 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब बड़े एग्जाम के अंदर प्रश्न आपको बहुत क्लियरिटी देखने को मिलेंगे। वो ये है, इसमें क्या देखा है, विधि की परिभाषा, ठीक। अनुच्छेद 12 में क्या पढ़ के, राज्य की परिभाषा, इसमें क्या आएगा, विधि की परिभाषा इसमें आएगी आपके सामने। विधि की परिभाषा सबसे बड़ी बात क्या, अनुच्छेद 13 है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें ये बात आता है कि विधि है या नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 368 के अंदर कि विधि है या नहीं है, ये आता है कि अनुच्छेद 13 में विधि डिसाइड करनी है कि विधि है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये कुछ वाद आए थे अपने सामने, ये वादों के माध्यम से अपने समझेंगे कि विधि है या नहीं है। तो देखो सबसे पहला जो वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में ये वाद आया था। कौन सा वाद है, देखो ध्यान से देखो, ये प्रश्न यहाँ सीधा प्रश्न आता है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इनके जो सन हैं वो मैच करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। तो 1951 में पहला वाद आता है, जो पहला वाद आता है उसमें क्या, तो उसमें यह निर्णय कोर्ट का, न्यायपालिका का आया था कि विधि की परिभाषा इसमें क्या आएगा, इसमें वह सारे कानून आते हैं। इसमें क्या बात आई थी कि वह सारे कानून आते हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए गए हों। ये बात इसमें बोलेगी कि इसमें सभी वह कानून आते हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए गए हो। इस जो संविधान में इस वाद में ये कहा गया कि संविधान संशोधन क्या है, विधि नहीं है, विधि नहीं है, संशोधन विधि नहीं है। देखो मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा आपके लिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ पढ़ क्या रहे हैं अपने, अनुच्छेद 13 3 पढ़ रहे हैं, उसमें विधि अपनी डिसाइड करें विधि है या नहीं है, ये डिसाइड कर रहे हैं अपने। तो डिसाइड में पहला जो वाद है वो शंकरी प्रसाद का वाद है, तो 1951 में उसमें कोर्ट ने ये बात बोली कि उसमें यह सभी कानून इसमें आएंगे जो साधारण बहुमत से पारित हैं। देखो आपने संविधान कैसे होता है कि एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। तो जो साधारण बहुमत से पारित है ना, वो सभी इसमें शामिल होंगे, और संविधान जो संशोधन विधि है वो इसमें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधि है ही नहीं, विधि नहीं है। उसके बाद में दूसरा मामला था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। देखिए एक तो ऐसे हो गया राजस्थान निवासियों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया राजस्थान के लिए, तो ये जो वाद है वो किस संबंध है, तो राजस्थान संबंध है। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1964 में ये वाद आया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें सीधी सी बात की गई कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। जो शंकरी प्रसाद में जो कोर्ट ने मामला दिया था, निर्णय दिया था, उसी को इसने बरकरार रखा, और ये बात बोली कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है।
मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद में लास्ट ये जो तीसरा वाद है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में आया था। ठीक है, इस वाद में क्या कहा गया, इसमें सीधी सी बात है कि जो दो पहले पूर्ववर्ती जो कोर्ट ने निर्णय दिए थे उनको पलट दिया, मतलब कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। इसमें सीधा कह दिया कि विधि संविधान संशोधन विधि है, संविधान संशोधन क्या है, विधि है, इस और संसद के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि सज्जन सिंह ने कहा कि विधि संविधान संशोधन विधि नहीं है और संसद किसी भी मौलिक अधिकार के अंदर परिवर्तन कर सकती है। और इसमें बिल्कुल यू टर्न ले लिया, इसमें इस वाद के अंदर न्यायपालिका ने बोला कि संविधान संशोधन विधि है और संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद में आपके सामने आता है 24वां संविधान संशोधन। देखिए इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा चर्चा में रहा था। इसमें इस संविधान संशोधन से ये साबित होता है कि भारत की जो संसद है वो कितनी पावरफुल है, ये इस संविधान संशोधन से पता लग गया था। इसमें ये कहा गया था संसद किसी भी कानून में या किसी भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, वो उसमें कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है। तो संसद की सर्वोच्चता अपने को देखने को मिलती है, तो वो इसमें मिलती है। बड़ा डीपली प्रश्न है कि संसद की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन में देखने को मिलती है, तो वो 24वां था, 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें स्पष्ट कहा गया था संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, उसमें जो है उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम के राज्यवाद है 1973, लास्ट बात था ये इस मामले के अंदर देखते हुए अपने। इस मामले में भी सरकार ने ये कहा, न्यायपालिका ने ये कहा था, सरकार ने न्यायपालिका ने ये बात बोली कि विधि जो है संविधान संशोधन विधि है। दो बातों में ये बात बोली है, एक तो गोलकनाथ में और केशवानंद में, कि संविधान संशोधन क्या है, विधि है। और इसमें एक बहुत बड़ा शब्द सामने निकल के आया था, वो ये आया था केशवानंद के अंदर कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती, मतलब मूल आधारभूत ढांचा जो है उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। क्योंकि ये शब्द कहाँ से निकल के आया था, 24वें में इसने ये बात बोली थी कि संसद संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ जो वाद है उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि संसद की संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में, मतलब आधारभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो है संसद किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये जो आपने वाद देखे, जो 5-4 वाद है ये आपके सामने, शंकरी प्रसाद इन्होंने बोला विधि नहीं है, सज्जन सिंह वाद विधि नहीं है, गोलकनाथ बनाम पंजाब विधि है, 24वां संविधान संसद की सर्वोच्चता बताता है और केशवानंद भारती बनाम विधि है। तो ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, पांचों आपसे चारों पूछ लेगा कि किसने यस बोला है, किसने नो बोला। तो ये भी आपके सामने है, आपके सामने सन मैच करने के लिए भी आ सकते हैं और आपके सामने ये इन वादों का हेरफेर या शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य है, जहाँ पे कुछ और नाम आ जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न बना के बड़ा हार्डली प्रश्न पूछ सकते हैं आपके सामने। तो अनुच्छेद 12 पढ़ लिया आपने, अनुच्छेद 13 पढ़ा, दोनों डिटेल से आपने पढ़ लिए हैं। तो आगे अब अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे जो समानता के अधिकारों की बात करता है, वो आगे डिटेल से अपने शुरू करेंगे। तो पहले जो 2 अनुच्छेद आपने कर लिए हैं, इसका बेसिक आपने कर लिया है, तो इसको आप अध्ययन करें, इसको नोट डाउन करें कॉपी के अंदर। ठीक है, धन्यवाद आपको।